चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो अकाउंटिंग फॉर टैक्स के ऊपर है, मतलब टैक्सेशन के केस में कैसे अकाउंटिंग की जाए वो ये हमें बताता है। दिस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम and follows the concept of matching expense against revenue for the period. The concept of matching is more peculiar in cases of income tax since in a number of cases the taxable income may be significantly different from the income reported in the financial statements due to the difference in treatment of certain items under taxation law and the way it is reflected in the accounts. एक्चुअल में होता क्या है, मान लिया आपका अकाउंट है, उसमें आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 5 लाख और पता चला इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको वो 8 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। तो दोनों में प्रॉफिट अलग अलग होता है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें कुछ ऐसी रीजन भी है कि इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, कुछ चीजों का ट्रीटमेंट अलग होता है, जैसे डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है। तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग होता है। अब अगर मान लिया फॉर द सिंप्लिसिटी मैं मानूं कि हमारा 30% का टैक्स रेट है फ्लैट कंपनी पर, तो यहाँ पर 1,50,000 आएगा 5 लाख के ऊपर, जबकि 8 लाख के ऊपर 2,40,000 रुपए आएगा। दोनों का टैक्सी अमाउंट ही अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ये बात हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। Traditionally, amount of tax payable is determined on the profit loss computed as per the income tax law. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले पता क्या करते थे, हमारा जैसे मैंने बताया प्रॉफिट हो रहा है अकाउंट के हिसाब से 5 लाख और टैक्स के हिसाब से मान लिया 8 लाख, तो हमारा टैक्स कितना बैठेगा 2,40,000। तो पहले क्या करते थे हम अकाउंटिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स 2,40,000 लिख देते थे, जो इनकम टैक्स में वही लिख देते थे, लेकिन ये 5 लाख के ऊपर जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स ऑन इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, टैक्स शुड बी अकाउंटेड इन द पीरियड इन विच corresponding revenue and expense are accounted. In simple words, tax shall be accounted on accrual basis, not the liability to pay basis. तो हम पेमेंट कर रहे हैं 2,40, तो 2,40 लिखे, ये ठीक नहीं है। ये कहता है कि आपको ड्यू बेसिस पर करना चाहिए, जैसे हम बाकी और सारी चीजों को करते हैं। टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम। वो सभी टैक्सेस आ जाएंगे। टैक्सेस ऑन इनकम एक्सक्लूड टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये तो अब वैसे भी हट गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पर टैक्स अब लगता ही नहीं है, पहले लगता था। एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटरप्राइज, तो ये अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि पहले होता था, अब नहीं है। डेफिनेशंस की बात करें तो अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग लॉस इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जो हम P&L में लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस, उसे हम अकाउंटिंग इनकम बोल देते हैं, लेकिन बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से पहले, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसे हम नेट प्रॉफिट और लॉस बोल रहे हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या अकाउंटिंग इनकम को बोल रहे हैं। टैक्सेबल इनकम क्या है? ये ऐसी इनकम है जो हम इनकम टैक्स के हिसाब से निकालते हैं, इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए, मतलब टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल डिडक्शंस, वो सब करने के बाद। टैक्स एक्सपेंस इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो टैक्स एक्सपेंस क्या आएगा, एक तो इस साल का एक्सपेंस और प्लस माइनस जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी। तो हम क्या करें, करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स इज इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस। अब देखो टैक्स एक्सपेंस के लिए क्या बोला है, करंट टैक्स, तो टैक्स एक्सपेंस आएगा P&L में, तो उसमें करंट ईयर का टैक्स आएगा प्लस उसमें
डेफर टैक्स लिखेंगे जो भी डेफर हुआ है, इसीलिए डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी आएगी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो भी हम देख लेंगे। करंट टैक्स क्या है? करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड। तो जो इनकम टैक्स के हिसाब से हम टैक्स निकालते हैं उसे हम करंट टैक्स बोलते हैं। डेफर टैक्स, डेफर टैक्स क्या है? डेफर टैक्स है एक टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। अब ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है अभी समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं। देखिए, एक होता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और एक होता है परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? कोई चीज अभी कम या ज्यादा है, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में डिफरेंट है, बट आगे फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग में कुछ हो रहा है, टैक्सेशन में कुछ हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट तो पूरा बराबर ही आ जाएगा डेप्रीशिएशन। तो अगर इनकम टैक्स में अभी ज्यादा है और अकाउंटिंग में कम है, तो फिर फ्यूचर में इनकम टैक्स में कम होगा, अकाउंटिंग में ज्यादा। अगर उल्टा है कि इनकम टैक्स में कम है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में ज्यादा है, तो फ्यूचर में इनकम टैक्स में ज्यादा होगा, अकाउंटिंग में कम हो जाएगा। तो इसे टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। टाइमिंग का फर्क है, कोई चीज अभी हम लिख रहे हैं अकाउंटिंग में और P&L इनकम टैक्स में नहीं लिख रहे। एक होता है परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये कभी भी रिवर्स होगा ही नहीं। जैसे कोई ऐसा खर्चा हो सकता है या इनकम ऐसी हो सकती है जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड है, तो वो कभी आएगा ही नहीं इनकम टैक्स में, तो वो हमारा क्या होता है? परमानेंट डिफरेंस। तो डेफर्ड टैक्स हमारा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है, तो परमानेंट डिफरेंस की वजह से नहीं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। The difference between taxable income and accounting income can be classified into permanent difference and timing difference. टाइमिंग डिफरेंस जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, ये एक ऐसा इनकम या एक्सपेंस है जो अभी हुआ है लेकिन फ्यूचर में कम या ज्यादा होकर रिवर्स एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे हमने मशीनरी खरीदी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो हमने पीजीपीपी में सेक्शन 35 में पढ़ा था कि अगर हम कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर भी फर्स्ट ईयर में 100% अलाउड हो जाता है। तो ये हमारा 100% अलाउ हो जाएगा फर्स्ट ईयर में इनकम टैक्स में, लेकिन P&L में अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग में तो हम इस पे धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। तो इसकी वजह से जो टैक्सेस में डिफरेंस आ रहा है उसे टाइमिंग डिफरेंस बोलेंगे। The total depreciation charge on the machinery for accounting purpose and the amount allowed as deduction for tax person will be ultimately be the same, but period over which the depreciation is charged and the deduction is allowed will differ. तो टोटल पूरी लाइफ में तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, लेकिन उसका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। दिस में लीड टू रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। इस वजह से डेफर्ड टैक्स आएगा, या तो हमें टैक्स अभी ज्यादा देना है, फ्यूचर में कम दे रहे हैं, या फिर फ्यूचर में ज्यादा होगा अभी कम दे, तो रिवर्सल कुछ ना कुछ होगा। परमानेंट डिफरेंस होता है। परमानेंट डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंस हुआ टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में, और जो ओरिजिनेट 1 ईयर में हुआ है लेकिन कभी भी रिवर्स नहीं होगा, कभी भी फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा। जनरली परमानेंट डिफरेंस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट टैक्स एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेफर्ड टैक्स। इससे डेफर्ड टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ has been charged with fine on the late payment of tax due to the authorities. इनकम टैक्स आपने लेट जमा करा है जिस वजह से आप पर टैक्स लग गया है। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस इन द P&L अकाउंट। हाउएवर, ये डिसअलाउड है इनकम टैक्स के लिए जो कभी भी रिवर्स नहीं होने वाला। इस वजह से इसको हम परमानेंट डिफरेंस बोलेंगे। रिकॉग्निशन, टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड comprising current tax and deferred tax should be included in determination of the net profit or loss for the period. तो इस साल का नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? करंट ईयर का जो टैक्स है उसमें क्या करेंगे? करंट ईयर के टैक्स में हम लोग डेफर्ड टैक्स को प्लस माइनस करेंगे।
Tax on income are considered to be an expense incurred by the enterprise in earning income and are accrued in the same period as the revenue and expense to which they relate. देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम किसी साल कोई खर्चा लिख रहे हैं तो इनकम और खर्चा दोनों मैच होना चाहिए. सच में मैचिंग में रिजल्ट इनटू टाइमिंग डिफरेंस. The tax effect of timing difference are included in the tax expense in statement of P&L as deferred tax asset और deferred tax liability. तो हमारा मेन फोकस इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टाइमिंग डिफरेंस पर ही है. While recognizing the tax effect of timing difference, consideration of prudence cannot be ignored. Therefore, deferred tax assets are recognized and carry forward only to the extent that there is a reasonable certainty of their realization. आप असेट तभी लिखेंगे जब आपको उम्मीद है कि ये आपके पास वापस आ जाएगा. अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है तो फिर हम कभी भी कोई एसेट लिख ही नहीं सकते. This reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past record of the enterprise and by making realistic estimate of the profit for the future. Where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses under tax law, deferred tax assets should be recognized only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized. Permanent difference do not result in deferred tax asset or deferred tax liability. जो permanent difference है वो हम ignore कर देते हैं, उसमें हम deferred tax asset और deferred tax liability create नहीं करते. Measurement. Current tax should be measured at the amount expected to be paid to the tax authority using the applicable tax rate and tax law. तो करंट टैक्स का मतलब तो यही है टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. और डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी यूजुअली हम मेजर करते हैं यूजिंग द टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ दैट हैव बीन एनेक्टेड बाय द बैलेंस शीट डेट. तो जो एंड में बैलेंस शीट डेट में हमारे पास अवेलेबल होता है. हाउ एवर सर्टेन अनाउंसमेंट ऑफ टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ बाय द गवर्नमेंट में हैव द सब्सटेंशियल इफेक्ट, तो उसको हमें कंसीडर करना चाहिए. Deferred tax asset liability should not be discounted to their present value. जो वो अमाउंट है एक्चुअल उसी वैल्यू पर हमें लिखना चाहिए, उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए. Difference in accounting profit and tax profit. As we know that profit as shown in accounts differ with the tax profit. The reason is timing difference, जैसे depreciation, method of depreciation, rate of depreciation, expense debited in the statement of P&L for accounting purpose but allowed for tax person in subsequent year like section 43B. सेक्शन 43B कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होंगे. तो मान लिया कोई खर्चा इस साल का तो है लेकिन उसकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी. तो अगर हमने किसी खर्चे की अभी तक पेमेंट नहीं करी है तो इनकम टैक्स वाले उस वाले खर्चा जो 43B में कवर है वो अलाउ नहीं करेंगे. हम अगले साल पेमेंट करेंगे तो अगले साल अलाउ कर देंगे. जैसे हम बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को तो वो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होता है इनकम टैक्स, तो वो अगले साल अलाउ होगा. लेकिन अकाउंटिंग तो ड्यू बेसिस पर करते हैं, तो अकाउंटिंग में हमने इसी साल ड्यू बेसिस पे खर्चे को लिख दिया. तो ये टाइमिंग डिफरेंस है. परमानेंट डिफरेंस वो है जो कभी भी रिवर्स नहीं होगा. जो एक में अलाउड है दूसरे में कभी अलाउ नहीं है, या एक में हमने लिख दिया खर्चे में और इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है तो वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा. Deferred tax liability. Deferred tax liability is recognized for timing difference that will result in taxable amount in future years. For example, a timing difference is created between the depreciation as per the books of account and depreciation claimed under the tax law, which in initial year higher than depreciation claimed as expense in the financial statement. मान लेते हैं अकाउंट में डेप्रिसिएशन है 10,000, इनकम टैक्स में उसी एसेट पे डेप्रिसिएशन है 15,000. तो इनकम टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है मान लिया. इससे क्या होगा, प्रॉफिट, अकाउंट का प्रॉफिट मान लिया ऐसे ही 2 लाख आ रहा है,
तो इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 1,95,000। अगर मान लेते हैं एक यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमारा जो टैक्स है, मान लिया 30% है तो 60,000 आ रहा है, और मान लिया यहाँ 30% टैक्स रेट है तो 58,500 आ रहा है। तो जब हम लिखते हैं अकाउंटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग में 2 लाख ना, माइनस इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स एक्चुअल कितना है, करंट टैक्स, करंट टैक्स कितना है 58,500। लेकिन अगर आप देखें कि इसके ऊपर 30% तो वो तो 60,000 आता है, लेकिन हमारा खर्चा तो 58,500 ही है। तो आप सोचो P&L अकाउंट में अगर हम कोई खर्चा लिख रहे हैं 58,500 पेमेंट करना है, बट खर्चा एक्चुअल में है 60,000, तो 1,500 आउटस्टैंडिंग होता है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। तो इसको क्या नाम दिया हमने, 1,500 रुपए खर्चे में जोड़ दिया, और इसे क्या बोला, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और ये बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम से दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या सोच सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, लिखिए, इफ इनकम टैक्स इज लेस देन अकाउंटिंग टैक्स, अकाउंट के हिसाब से जो टैक्स है उसके मुकाबले इनकम टैक्स हमारा भी कम है, तो फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा ना इनकम टैक्स। और तो ये क्या है, हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर हमारा इनकम टैक्स ज्यादा है अकाउंटिंग टैक्स के मुकाबले, तो अभी हम ज्यादा पेमेंट कर देंगे, तो ये डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अभी कम टैक्स देंगे तो फ्यूचर में ज्यादा देंगे, इसलिए ये हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो। बात समझ में आती है, आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने तो। डेफर्ड टैक्स एसेट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट कब होगी, अभी हमने देखा, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा है अकाउंटिंग टैक्स के मुकाबले, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें कम टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल, टाइमिंग डिफरेंस इज क्रेडिटेड बिटवीन द रिपोर्टिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस्ड लायबिलिटी, those estimated expense are not deductible until a future year, so settlement of that liability will result in deduction in future year and a deferred tax asset is recognized in the current year। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, इसका मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कम है ना, तो इसका मतलब हमारे लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज मोर वेयर इज एज पर इनकम टैक्स इज लेस, क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और हम क्या एंट्री बना देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर अकाउंटिंग इनकम कम है तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग कम है, तो हमें डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस सिचुएशन में बनेगी, अगर हमारा अकाउंट की इनकम ज्यादा है टैक्स इनकम से, या ये कह लो टैक्स वाली इनकम कम है अकाउंट वाली इनकम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना, और इससे रिवर्स केस में डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। देयर इज ए इनकम एज पर द इनकम टैक्स बट लॉस एज पर द अकाउंट, तो अकाउंट के हिसाब से लॉस है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम है, मतलब प्रॉफिट है। तो ये वही केस हो गया कि हमें डेफर्ड टैक्स एसेट बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंट की इनकम कम है, किससे, टैक्स इनकम से, या टैक्स इनकम हमारी
ज्यादा है अकाउंट इनकम, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट है बट इनकम टैक्स में लॉस है, तो अकाउंट प्रॉफिट ज्यादा है तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना। इसमें कोई डाउट है? हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रामा लिमिटेड है और वो कुछ हमें इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। डेप्रीशिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख है और डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 लाख और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर द टैक्स रिकॉर्ड 30,000 है। There is adequate evidence of future profit sufficiently. How much net deferred tax asset or liability should be recognized as a transition adjustment? Tax rate is 50%. देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा आज, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट इनकम टैक्स प्रॉफिट से ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग का टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स है उससे ज्यादा होगा। तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, और जो कोई अगर एक्सपेंस है, प्रॉफिट ज्यादा कब होता है? जब एक्सपेंस कम होता है। तो अकाउंटिंग एक्सपेंस कम है इनकम टैक्स एक्सपेंस के कंपैरिजन। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है वो कम है अकाउंटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में ना। तो और साथ ही साथ हम ये कोरिलेट करें प्रॉफिट इनकम और टैक्स तो एक ही रेशो में बढ़ेंगे कम होंगे, तो दूसरा क्या कह सकते हैं, इनकम टैक्स का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है अकाउंटिंग के एक्सपेंस से। तो इस सिचुएशन में हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है डेप्रीशिएशन के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से हमारा डेप्रीशिएशन कम है, तो यही सिचुएशन हो गई ना हमारे पास। अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम है और इनकम टैक्स का एक्सपेंस ज्यादा है। इससे क्या होगा, इससे अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और अकाउंटिंग का टैक्स भी बढ़ जाएगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से जो हमारा करंट टैक्स है वो कंपैरेटिवली कम होगा ना। तो अगर हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स 1 लाख बैठ रहा है, इसके हिसाब से 80,000 है, तो हमें क्या लिखना होगा, करंट टैक्स 80 प्लस 20,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये लिखना होगा। तो वही काम अब हम कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि डेप्रीशिएशन एज पर द अकाउंटिंग 2 लाख है, टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन 5 लाख ना। तो इसके हिसाब से कितने का डिफरेंस हुआ, 3 लाख का। 3 लाख का 50%, 1,50,000 डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। एक चीज और है, अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर द इनकम टैक्स। देखिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है एज पर द अकाउंटिंग उसे उसी साल राइट ऑफ कर देना चाहिए, तो अकाउंटिंग में तो उसी साल राइट ऑफ हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में अभी वो राइट ऑफ नहीं किया, अनएमोर्टाइज्ड है, मतलब फ्यूचर में राइट ऑफ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है इनकम टैक्स के प्रॉफिट से, क्योंकि
हम लोगों ने क्या करा है, अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा लिखा है और इनकम टैक्स में खर्चा कम लिखा है। तो इस हिसाब से अकाउंटिंग का जो टैक्स है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर हमें डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करनी पड़ेगी। ऊपर से रिवर्सल केस है, जो ऊपर लिखा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, डेफर्ड टैक्स एसेट का याद करने की जरूरत नहीं है, इससे रिवर्सल डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। तो अब हमें एसेट बनाना पड़ेगा। तो एसेट बनाने के लिए हमें कौन सी अमाउंट लेनी पड़ेगी, तो हमें जो दोनों का जो डिफरेंस है वो 30,000 है। 30,000 के ऊपर 50%, 15,000 रुपए का डिफर्ड टैक्स असेट बनेगा। तो 1,50,000 की डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, 15,000 का डिफर्ड टैक्स असेट, तो 1,35,000 रुपए की डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम बना लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच नेट डिफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तो 1,35,000। क्वेश्चन नंबर 1, अल्ट्रा लिमिटेड ने हमें बताया है कि डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग में 4 लाख का है और डेप्रीशिएशन टैक्सेस में 10 लाख का है और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 30,000। देखिए, या तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही करें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, पहले मैं वैसे कर देता हूँ, फिर एक और मेथड है वैसे भी करके बता दूंगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा डेप्रीशिएशन 4 लाख है और टैक्सेशन के हिसाब से हमारा डेप्रीशिएशन 10 लाख है। इसका मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग में ज्यादा होगा और टैक्सेशन में कम होगा। और अकाउंटिंग में अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो हम क्या बनाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हम इस पर 6 लाख के ऊपर 50%, 3 लाख रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना देंगे। ठीक है। दूसरा है अनएमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो यहाँ पर 30,000 एक्सपेंस है, यहाँ नहीं है अभी, तो इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 30,000 का 50%, 15,000 डेफर्ड टैक्स असेट और टोटल मिलाकर 2,85,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें बनाना पड़ेगा। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम देखें टाइमिंग डिफरेंस कितना आ रहा है ड्यू टू डेप्रीशिएशन। तो हमारा 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, डेप्रीशिएशन 6 लाख का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और जो ये है ये हमारा इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा है ना, इनकम टैक्स में हमारा एक्सपेंस एक्स्ट्रा है। ऐसे ही अगर हम देखें, लेकिन हमारा जो 6 लाख रुपए का ये है, इससे हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट। लेकिन अगर हमने देखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उससे हमारी डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट हो। हमने उस पूरी अमाउंट को 30,000 को यहाँ लिखकर नेगेटिव करा। तो नेट टाइमिंग डिफरेंस जो आया वो आया 5,70,000। इसका 50% आया 2,85,000। जो बड़ी अमाउंट है वो डेप्रीशिएशन की है, वो इनकम टैक्स में ज्यादा है। तो होता है इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है और अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, जिस वजह से हमें डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी। ठीक है। तो ये हमारा था बिल्कुल पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सरस लिमिटेड closes its books as on 31st March 22. They have accrued 5 lakh
towards GST liability for the month of March 22 by debiting their P&L account, which is expected to be paid off by 21st of April. As per the provision of Section 43B of Income Tax Act, any expenditure of the nature mentioned in Section 43B, मतलब टैक्सेस हो, ड्यूटी हो या कोई फीस हो, जब तक वो पेमेंट ना हो जाए उसे आप पीएनएल में नहीं लिखेंगे, इनकम टैक्स के पीएनएल में। ठीक है, तो इनकम टैक्स में पेमेंट बेसिस पर आएगा। यहाँ पर हमारा टैक्स रेट 30% है। डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इनकम टैक्स में हमारा और अकाउंटिंग में एक्सपेंस करें तो हमारा जो एक्सपेंस लिखा हुआ है वो 5 लाख रुपए का है अकाउंट में, लेकिन इनकम टैक्स में खर्चा नील है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो कम होगा इनकम टैक्स के प्रॉफिट, अकॉर्डिंगली टैक्स भी कम ही आए। तो अकाउंटिंग का टैक्स कम तो हमें डिफर्ड टैक्स असेट बनाना पड़ेगा। 5 लाख पर 30%, 1,50,000। ठीक है, तो कोई डाउट? देखो इसका लॉजिक ये है, मान लिया हमारा, एज्यूम कर रहा हूँ इमेजिनरी, आपने पूछा कि क्या लॉजिक है, हम क्यों बना रहे हैं, मैं इमेजिनरी फिगर लेकर बोलता हूँ। मान लिया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंट के हिसाब से 20 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, मैंने ये वाला एक्सपेंस भी लिख दिया 5 लाख रुपए, तो मेरा अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर जीएसटी लायबिलिटी था, ये है प्रॉफिट गिवन। मैंने इसमें ये एक्सपेंस लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख हो गया। तो अब इसमें से मुझे क्या लेस करना है, टैक्स। तो कायदे से देखा जाए अकाउंटिंग के हिसाब से तो 15 लाख के ऊपर टैक्स बैठना चाहिए। कितना? 15 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से 4,50,000, और आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,50,000। लेकिन इनकम टैक्स में तो आपका जो प्रॉफिट है वो 20 लाख है, तो उसके ऊपर आपका 30% के हिसाब से जो टैक्स बैठ रहा है वो 6 लाख बैठ रहा है। आप एंट्री क्या बनाओगे? आप एंट्री बनाओगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स लायबिलिटी 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए है खर्चा, लेकिन अकाउंटिंग में हमें 4.5 लाख लिखना चाहते, तो हम प्रीपेड मानेंगे तभी तो इसे कम कर पाएंगे। तो प्रीपेड में था असेट, तो हम कहेंगे इसमें से 6 लाख में से 1,50,000 रुपए एसेट है जो हमने अभी एक्स्ट्रा दिया है, फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम अकाउंटिंग में उसे 6 लाख की वजह 4.5 लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या एक एंट्री बनानी पड़ेगी ना। तो वो एंट्री हम क्या बनाएंगे, P&L डिफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू P&L, हम इसे कम कर दें 1.5 लाख से, ताकि ये इससे मैच हो जाए। पहले क्या होता था, पहले हम 6 लाख ही लिखते थे अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में हमने लिखा 6 लाख, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 15 लाख है। तो उससे दिक्कत क्या आती थी, हम अलग अलग ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस साल हमारा आया प्रॉफिट 15 लाख, उसके ऊपर 30% टैक्स तो आ ही नहीं रहा है, टैक्स आ रहा है 6 लाख, तो हर बार वो गड़बड़ होता था। अब क्या है कि हमारा 15 लाख पे 30% है, अगले साल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस पर अपने हम 30% ऐसे ही चलता रहे, तो कंपेरेटिव हमारा प्रॉफिट निकल। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, TQR लिमिटेड अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। कंपनी को लॉस हो गया 2 लाख रुपए का फॉर द ईयर एंडिंग 21, और 22 और 23 में इन्हें प्रॉफिट हुआ आगे जाकर। इट इज एज्यूम दैट द लॉस ऑफ ए ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, ये तो हमें पता ही है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और टैक्स रेट मान लीजिए 40% है।
तो बाय द एंड ऑफ 21 द कंपनी फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर ईयर्स। अगर ये नहीं होगा तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट वगैरह नहीं बना पाएंगे ना। हम तभी बनाते हैं एसेट जब हमें ये उम्मीद होती है कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाए। अभी हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट अगर कम है, फ्यूचर में भी हमारा कम ही रहेगा, तो हम कभी रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे उसको, तो उससे तब नहीं बनाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में लिखा होता है, कंपनी को ये लग रहा है कि सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगी फ्यूचर में जिसमें ये लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इज अलाउड इन ईयर 22-23। हमें एक स्टेटमेंट बनानी है तीनों सालों के लिए। तो क्या रहता है, सबसे पहले हम बात करें करंट ईयर जो एंड हो रहा है, उस करंट ईयर में कंपनी को लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। तो अकाउंट में हम क्या करते हैं, लॉस दिखा रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए ना। तो इनकम टैक्स में भी हमारा 2 लाख रुपए का ही लॉस है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि इस पर 2 लाख रुपए का लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर दो और आपका जो टैक्स है इनकम टैक्स में वो नील हो जाता है, आपको कुछ नहीं देना है। यही तो होता है। लेकिन अकाउंटिंग कह रहा है जब पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव टैक्स दे रहे हैं, और जब नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव भी होना चाहिए। प्रॉफिट अकाउंटिंग के हिसाब से तो तभी चलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, 2 लाख का 40%, कितना हो गया, 80,000। तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो हमें खर्चा इतना लिखना चाहिए ना। खर्चा क्या, इनकम हो गई ना, रिवर्स हो गया ये, तो ये लॉस है, लॉस को ये कम कर देगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1,20,000 का लॉस, है ना। तो लॉस को कम कर रहा है, मतलब इनकम है। तो इनकम कैसे जनरेट होगी, एक्सपेंस जनरेट करने के लिए तो हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, टैक्स की बात करें तो अकाउंटिंग का टैक्स हमारा टैक्स ही नेगेटिव में रिवर्स है। तो हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स है वो हमारा, यही कह लो कि भैया सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट तो नील हो जाएगा आगे जाकर, और अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है क्योंकि वो नेगेटिव में चल रहा है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिफर्ड टैक्स असेट बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनाओगे, भाई हमारे पास ये नील है ना, और हम एक तरीके से रिफंड लेना चाहते हैं, तो डिफर्ड टैक्स असेट डेबिट टू पीएनएल करेंगे तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तो हमें डिफर्ड टैक्स असेट बना दिया हमने, और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,20,000 रुपए का। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर एंड हो रहा है वहां पर अकाउंटिंग और इनकम टैक्स दोनों में प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1,00,000 रुपए का हो रहा है, ठीक है। अब अकाउंटिंग तो सीधा सीधा कहता है भैया 1,00,000 का 40%, सीधा सीधा 40,000 का टैक्स होना चाहिए। तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 40। लेकिन लेकिन इनकम टैक्स में क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आएगा। कितना लॉस, 2 लाख का इनकम टैक्स के हिसाब से तो 1,00,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नील आएगा, टैक्स नील आएगा। तो एक तरीके से इनकम टैक्स के हिसाब से तो टैक्स नील है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया 1,00,000 रुपए पे 40%, 40,000 का टैक्स आना चाहिए। तो टैक्स
यहाँ पर हम 40,000 का लिखना चाहते हैं, तो 40,000 का टैक्स लिखना चाहते हैं, है ही नहीं, तो एक तरीके से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी डिफर्ड टैक्स असेट है, कितने की? 80,000 की। तो या तो हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाए 40 की और उसे 80 से सेट ऑफ करें, या यहाँ पर लिखें रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स असेट। जो पुरानी डिफर्ड टैक्स असेट है उसे रिवर्स कर दिया हमने, है ना। इसी वजह से हमारा जो पुराना हमने 40,000 रुपए 80,000 रुपए का था डिफर्ड टैक्स असेट, उसमें से 40,000 का हमने रिवर्स कर दिया। तो हमारा अब अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 60,000। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? देखो, करंट टैक्स बिल, रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स असेट, जैसे हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं वैसे ही। तो टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया इस साल का? ठीक है। पिछले साल क्या था? पिछले साल करंट टैक्स हमारा था नील, डिफर्ड टैक्स असेट था हमारा 80,000 ना। टैक्स एक्सपेंस हमारा रिवर्सल था 80,000 का पिछले साल। अब हम 2023 की बात करते हैं। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 का। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 1,00,000 के बचे हुए हैं, है ना। तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20,000, और उसके ऊपर जो टैक्स बैठेगा 20,000 का 40%, 8,000 बैठेगा, है ना। और यहाँ कायदे से बैठ रहा है 1,20,000 का 40%, 48,000। अब 48,000 कैसे बैठेगा? जब तो 8,000 तो ये वाला, और 40,000 जो पुराना हमारा डिफर्ड टैक्स असेट है उसे रिवर्सल कर देते हैं। तो टोटल 48,000 हो गया ना। तो 1,20,000 में से 48,000 लेस कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 72,000। और यहाँ पर भी हमारा खत्म हो गया। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था वो भी हमारा खत्म हो गया है। तो आइंदा से हमारा अब सेम सेम चलेगा अनटिल अनलेस कोई नई चीज नहीं आ जाती। तो ऐसे हम डिफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी बनाएंगे तो उसे रिवर्स करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता है वो। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में या तो असेट साइड में डिफर्ड टैक्स असेट आता है या लायबिलिटी साइड में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, दोनों नहीं आते, क्योंकि दोनों में से एक सेट ऑफ होता रहेगा, एक हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा सिस्टम है, पूरा समझ में आता है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 4, PKCC Limited prepares its account annually on 31st March. The company has incurred a loss of 1 lakh in the year 2023 और प्रॉफिट हुआ है 50 एंड 60 का 4 एंड 5 में। 8 साल तक प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 40% का टैक्स रेट है। तो ये सारी बातचीत वही है जो अभी अभी हमने पढ़ा, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा अभी अभी हमने करा बिल्कुल वैसे ही है ना। तो अब मैं इसमें साथ के साथ वो ना समझाकर सीधा सीधा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे होगा, अकाउंटिंग में हम कैसे करेंगे। तो 2023 में हमारा पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1,00,000 का
लॉस है जो दिया हुआ, तो 1 लाख के लॉस पर करंट टैक्स मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स तो नहीं ला जाएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करंट ईयर का तो कुछ है नहीं ना, डेफर्ड टैक्स। तो हमें यहाँ पर 1 लाख नेगेटिव के ऊपर इनकम टैक्स का रिवर्स मतलब इनकम टैक्स रिफंड एक तरीके से क्रिएट करना 40% विच इज 40,000। तो वो क्या है हमारी टाइमिंग डिफरेंस जो है वो डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, कितने का 40,000 का। और हमारा नेट प्रॉफिट 40,000 का इससे रिवर्स हो रहा है तो 60,000 आ रहा है, ठीक है, और 60,000 का लॉस ही है। अब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉफिट हो गया 50,000 का। अगेन हमारा करंट टैक्स नील है क्योंकि वो पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ हो जाएगा 50,000, 1 लाख में से 50,000 अभी भी बचा रहेगा, लेकिन हमें 50,000 के ऊपर कायदे से 40% 20,000 रुपए चाहिए, तो 20,000 रुपए हम क्या करेंगे रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स असेट को रिवर्स कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा। अच्छा यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस 1 लाख और डिफर्ड टैक्स असेट 40,000, ये दो चीजें हैं हमारे पास, ये रहे। अगले साल अब हमारे पास 30,000 रुपए बचे नेट प्रॉफिट, लॉस जो 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर रहा था उसमें से 50,000 हमारा सेट ऑफ रह गया, हो गया 50,000 बचा है, और हमारे पास डिफर्ड टैक्स असेट 40,000 था जिसमें से 20,000 सेट ऑफ हो गया, 20,000 बचा हुआ है। अब लास्ट ईयर आ रहा है, प्रॉफिट कितना है 60,000 और करंट ईयर में 50,000 का वो सेट ऑफ कर देंगे तो 10,000 बचेगा, 10,000 का 40%, 4,000 का करंट ईयर का टैक्स पड़ेगा। हमारा पुराना जो था 20,000 रुपए का डिफर्ड टैक्स एसेट वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो टोटल बैठ रहा है वो 24,000 बैठ रहा है, 60,000 का 40% 24,000 ही होता है, तो बचा कितना 36,000। अब तो ना तो कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस है ना ही हमारे पास डिफर्ड टैक्स एसेट है, दोनों ही खत्म हो चुके। तो इस तरीके से हमें करना, क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 5, X Limited has incurred a loss of 5 lakh rupees during the year ending 31st March 24, as the product of company has become outdated and company do not expect with reasonable certainty कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो भी पाएगा, रादर उन्हें ये लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस ही होगा। कंपनी हैज नॉट गिवन एनी इफेक्ट AS22 का। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका इफेक्ट तो इन्हें तभी देना चाहिए था जब इन्हें लगता है कि फ्यूचर में इनके पास प्रॉफिट होगा और ये रिवर्स कर पाएंगे। तो कंपनी, what should the company do to fully comply with the AS22 assuming tax rate is 30%? कंपनी को लॉस हुआ है और आगे भी इन्हें उम्मीद है, as the company incurred a loss which is also a loss as per the income tax act, the company should have created the deferred tax for कितने का 5 लाख का 30%, 1,50,000। लेकिन डिफर्ड टैक्स असेट तभी हमें बनानी चाहिए जब हमें पता हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और हम उसे सेट ऑफ कर पाएंगे। कंपनी को उम्मीद ही नहीं है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो ये बिल्कुल सही है, इन्हें डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाना चाहिए। However, to comply AS22 should disclose the fact, इन्हें केवल डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमने डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया है क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है प्रॉफिट बनाने, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6,
Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years. It recognizes revenue from these contracts on the percentage of completion method as per during the 2021, 21, 22 and 22, 23, 11, 16 and 21 lakh. However, इनकम टैक्स ने कंप्लीटेड कॉन्टेंट मेथड अपनाया है और उन्होंने रिवेन्यू 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख ली है। तो टाइमिंग डिफरेंस है ना, दोनों में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का टाइमिंग का डिफरेंस है। तो ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस में आ जाएगा। इनकम टैक्स रेट है 35%। हमें बताना डिफर्ड टैक्स एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी। तो अभी तक हमने जितने भी पहले इससे पहले सारे क्वेश्चन किए, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में एक्सपेंस की बात थी सारी की। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आया है उसमें एक्सपेंस की जगह इनकम की बात आ रही, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके लिए। तो जो पहला ईयर है हमारा 2021, इसमें अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम, टैक्स अकाउंट और टैक्स। तो जो हमें दिया हुआ है हम मानते हैं यही इनकम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो 11 लाख रुपए का है और टैक्स में जो प्रॉफिट है वो 7 लाख है ना। तो करंट टैक्स, वही फॉर्मेट अपना रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में एग्जाम। करंट टैक्स कितना है? तो 7 लाख का 35%, 2,45,000। और हमारा देखा जाए तो 11 लाख का 35% कितना होता है? 3,85,000। तो ये 385 होना चाहिए, लेकिन ये तो कम है। हमें डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, है ना। कितना? 140। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो कितना आएगा? 11 लाख 1%, 7,50,000। ठीक है। और अकाउंटिंग में तो खैर कुछ और ही आ रहा है, 4,55,000 ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्या है, अब हमारे पास डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो है 16 और टैक्सेशन का जो प्रॉफिट है वो है 18। तो करंट टैक्स कितना आ रहा है? 18 लाख का 35%, 6,30,000। अब अगर 16 लाख का 35% निकालते हैं, 560 आ रहा है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 70,000 का। तो 70,000 का हमारा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास कितना आएगा अकाउंटिंग का जो आना चाहिए? 16 लाख का 35 लेस होने के बाद 10,40,000 ना। और ये, और यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो अब 70,000 का बचा है। ठीक है। 22, 23। अब लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ हुआ 21।
करंट टैक्स 23 लाख का 35% कितना होता है? 8,05,000। लेकिन 20 लाख पे तो कम होता होगा, 21 लाख। तो दोनों का डिफरेंस अगेन 70,000 ही होगा, क्योंकि 70 बचा हुआ है। तो हमारा पास 13,65,000 अकाउंटिंग का आ गया, और इनकम टैक्स का 14,95,000। ठीक है, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा उसको एडजस्ट कर। Reassessment of unrecognized deferred tax assets. At each balance sheet date, an enterprise reassesses unrecognized deferred tax asset. The enterprise recognized previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available. देखो, हमने deferred tax asset बना दिया, और हमने क्या कंडीशन रखी थी कि deferred tax asset तभी बनाएंगे जब फ्यूचर में उम्मीद हो कि हमें मिलेगा। आज उम्मीद है, अगले साल फिर लॉस हो गया, अगले साल फिर लॉस हो गया, और 2-3 साल के बाद हमने कहा नहीं, अब हमें प्रॉफिट नहीं होगा और हमें डिफर्ड टैक्स एसेट को नहीं कंसीडर करना चाहिए, तो रिवर्स करा जाएगा। तो ये बोला कि हर बैलेंस शीट पर आप चेक करिए। ठीक है, तो ये रिव्यू करते रहिए, चेक करते रहिए। द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड। हर बैलेंस शीट डेट पर हमें देखना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि वो नहीं है तो हमें रिवर्स कर देना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स कर देना चाहिए अगर वो पॉसिबल नहीं। वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय द कन्विंसिंग एविडेंस। अगर हम कह रहे हैं कि वर्चुअली सर्टेन है कि हाँ भाई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या कुछ है, तो उसके लिए आपको कुछ एविडेंस भी लगाना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल, ये एक जजमेंट का मैटर है ना, और विल हैव टू बी इवेल्युएटेड ऑन केस टू केस बेसिस। इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया जा सकता। Virtual certainty refers to the extent of certainty which is for practical purpose can be considered certain. Virtual certainty cannot be based on merely on forecast of performance such as a business plan. आप बस ये नहीं कह सकते हमने प्लानिंग करी, हम इतना माल बेचेंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे। हवा में बातें करेंगे तो उसे नहीं माना जाए। वर्चुअल सर्टेनिटी इज नॉट ए मैटर ऑफ परसेप्शन। इसके लिए आपको कन्विंसिंग एविडेंस सपोर्टिंग में लगाने पड़ेंगे। एविडेंस इज मैटर ऑफ फैक्ट। To be convincing, the evidence should be available at the reporting date in a concrete form. For example, a profitable binding export order, cancellation of which result in payment of heavy damages by the defaulting party. On the other hand, a projection of future profit made by enterprise based on the future capital expenditure. मतलब आपको सारे प्रूफ वगैरह लगाने चाहिए, केवल हवा में बात नहीं करनी। आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में under AS 22, there is no specific requirement to disclose current tax and deferred tax in the statement of P&L. However, considering the requirement as per Companies Act, the amount of income tax and other taxes on profit should be disclosed. AS 22 not require any reconciliation between the accounting profit and tax. ये कुछ ऐसा नहीं कह रहा। Balance sheet, the breakup of deferred tax asset and deferred tax liability into major component of the respective balance should be disclosed in notes to account. तो इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी में क्या क्या है, किस किस वजह से, वो आपको बताना चाहिए। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसेट एंड लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग करंट टैक्स फॉर द पीरियड। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर सेपरेट हेडिंग इन द बैलेंस शीट। इसकी अलग जगह ही है, हमें पता ही है, तो वो तो अलग ही आएगा। द नेचर ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी डिस्क्लोज्ड if an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward or losses, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, कैसे होगा। An enterprise should offset asset and liability representing current tax if the enterprise has a legal enforceable right to set off the recognized amount.
intends to settle the asset and liability on a net basis. An enterprise should offset deferred tax asset and deferred tax liability if the enterprise has legally enforceable right to set off asset against liabilities. The deferred tax asset and deferred tax liability relate to income, taxes on income levied by the same governing taxation law. तब ये ना हो कि आप किसी और टैक्स को किसी और टैक्स से सेट ऑफ कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होनी. Relevant explanation to AS22. Accounting for taxes on income in the situation of tax holiday under section 80 IA and IB of Income Tax Act. देखिए ये हमारे अभी इंटरमीडिएट के कोर्स में हमने 80 IA IB नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत बताया था. शुरू के 5 साल 10 साल आपका टैक्स नहीं देना पड़ा. इस तरीके से काम होता है. तो deferred tax in respect of timing difference which will reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent the enterprise gross total income is subject to deduction during the tax holiday period as per the requirement of the act. Deferred tax is in respect of timing difference with which reverse after the tax holiday period should be recognized. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास में 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, तो उसे बोलते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड. तो कोई भी टाइमिंग डिफरेंस है वो रिवर्स हो रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड में 5 सालों में, लेकिन उसका बेनिफिट तो कुछ है नहीं क्योंकि 5 साल तक टैक्स तो जीरो ही बैठेगा. तो वो आपस में टाइमिंग डिफरेंस नहीं हुआ, वो तो एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस हो गया कि कुछ अकाउंटिंग में है या नहीं, इनकम टैक्स में तो आएगा ही नहीं टैक्स. कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस थोड़ी ना. लेकिन कोई ऐसा डिफरेंस है जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में आ रहा है और रिवर्स होगा बाद में, तो उसे हम रिकॉग्नाइज करें. Deferred tax in respect of timing difference which reverse after the tax holiday period should be recognized in the year in which the timing difference originate. तो आपको वो लिखना चाहिए. However, recognition of deferred tax assets should be subject to the consideration of prudence. मतलब वही आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और आप उसे सेट ऑफ कर पाएंगे. Accounting for taxes on income in situation of tax holiday under section 10A 10B, उसमें भी यही बात है. The deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent deduction वो सेट ऑफ हो जाएगा. तो डिफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस जो ओरिजिनेट हो रहा है अभी लेकिन रिवर्स होगा जब टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म हो जाएगा, उसी को हमें लिखना है. ठीक है. For the above purpose, the timing difference which originate first should be considered to reverse first. The issue is how AS22 should be applied in situation of the tax holiday under section 10A 10B. तो 10A 10B और 80IA IB दोनों में सेम ही है कि जो इस पीरियड में टैक्स हॉलीडे पीरियड में आ रहा है और सेट ऑफ भी हो रहा है उसे कंसीडर नहीं करना है. जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में ओरिजिनेट हो रहा है लेकिन उसके बाद में रिवर्सल होगा उसे ही हमें कंसीडर करना है. The deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized in the extent deduction is allowed during the tax holiday period. ना तो वो आपको नहीं कर. Illustration number 8. While Limited is full tax-free enterprise for the first 10 years of its existence and in its second year of operation, depreciation timing difference resulting is 200 lakh in first year and 400 lakhs in second year. तो 600 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है, टाइमिंग डिफरेंस होता है वो. अब अगर वो 10 साल का हमारा टैक्स हॉलीडे पीरियड है, अगर इनमें से कोई भी अमाउंट 10 साल के बाद में रिवर्स होगी तो हमें उसे कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं. From the third year onwards, it is expected that the timing difference would reverse each year by 10 lakhs. तो थर्ड ईयर से 10 ईयर तक हमारे 8 साल तक 80 लाख रुपए रिवर्स हो जाएंगे. तो 600 में से हमारे पास जो 80 लाख रिवर्स हो रहे हैं, बाकी का है ना, जो बाकी का बचेगा वो हम कंसीडर कर लेंगे. तो टैक्स रेट 30 फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एनी चेंज इन द P&L अकाउंट. तो AS22 के हिसाब से हमें पता है डेफर्ड टैक्स
जो टाइमिंग डिफरेंस है वो हमें रिवर्स होगा, अगर हॉलीडे में तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस जो ओरिजिनेट होगा टैक्स हॉलीडे पीरियड में लेकिन रिवर्स होगा आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड, उसी को हमें रिकॉग्नाइज करना है। और टाइमिंग डिफरेंस जो पहले होगा उसे हम पहले रिवर्स करेंगे, है ना। तो इसके अंदर इसका आंसर नहीं दिया हुआ जबकि इसमें पूछा हुआ है, तो कर लेते हैं। इसमें आपके असाइनमेंट में भी नहीं दिया हुआ क्या? तो इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट ईयर में depreciation timing difference resulting in deferred tax liability in the year 1 and 2 is फर्स्ट ईयर का है 200 lakhs, सेकेंड ईयर का है 400 और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। और ये थर्ड ईयर से लेके 10 ईयर तक, 8 ईयर्स हो गए, तो 8 ईयर में 10 लाख रिवर्स हो जाएगा, 80 लाख रिवर्स हो जाएगा। तो इस 600 में से फर्स्ट ईयर में हमें जो 200 है उसमें से हम 80 को छोड़ देंगे, 120 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख लेंगे फर्स्ट ईयर की, और जो सेकेंड ईयर है उसकी 400 की डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख लेंगे। टोटल 520 की डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख लेंगे जो बाद में आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड एडजस्टमेंट हो। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम in the context of section 115 JB of the Income Tax Act. Payment of tax under section 115 JB of the Act is a current tax for the period. In a period in which company pays tax under 115 JB of the Act, the deferred tax asset and liability in respect of timing difference arising during the period, tax effect of which is required to be recognized under AS 22 should be measured using the regular tax rate and not the tax rate under 115 JB. तो हमारे पास दो टैक्स रेट रहते हैं, एक तो हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के लिए टैक्स रेट अलग होता है, हमने पढ़ा था 15% के आसपास, और एक हमारा रेगुलर होता है। तो ये कह रहे हैं जब हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट वगैरह बनाने के लिए तो हम वो बात करेंगे कि भाई रेगुलर इनकम टैक्स रेट को यूज करेंगे, ना कि हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट वाला टैक्स रेट यूज करें। In case enterprise expect that the timing difference arising in the current period would reverse in a period in which it may pay under the section 115 JB, the deferred tax asset and liability in respect of timing difference tax required to be recognized should be measured using the regular tax and not the, मतलब even though इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो टैक्स रेट है उनका वो ही रहेगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वाला, तो भी इनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को नहीं करना है, इन्हें क्या करना है रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से ही चलना है। यहाँ लिखा ना इन केस एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट द टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग इन द करंट पीरियड वुड रिवर्स, हम इसको रिवर्स करेंगे उस पीरियड में जहां पर हम 115 जेबी के हिसाब से टैक्स देंगे। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस करंट ईयर में हमें रिकॉग्नाइज करना है AS 22 में, तो रेगुलर टैक्स रेट लेना तब भी, ना कि हमें 115 जेबी के हिसाब से करना है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है यहाँ पर बिल्कुल कि भाई आपको इस बात का बिल्कुल भी 115 जेबी को यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की, जो हमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड ईयर एंडिंग है 21, कैलकुलेट द डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एज पर AS 22 और अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जो हमें अमाउंट है वो कितनी लिखनी है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 3 लाख है, बुक प्रॉफिट मैट के हिसाब से 3.5 लाख है, प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से 60,000 है, टैक्स रेट 20% है, टैक्स रेट नॉर्मल और मैट का रेट है 7.5%।
तो हम किसके हिसाब से बनाएंगे? देखो हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट के हिसाब से 6 लाख पर कितना टैक्स बैठ रहा है? 20%। अकाउंटिंग का जो हमारा प्रॉफिट है वह 6 लाख। करंट ईयर का जो टैक्स है वो 6,60,000 है ना। ये अकाउंट है, टैक्स के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 60,000। तो करंट टैक्स कितना बैठ रहा है? 60,000 का 20%, कितना? 12,000। लेकिन हमारा होना चाहिए 6 लाख का 20%, 1,20,000। तो 1,08,000 रुपए हमें और लिखने चाहिए, है ना। तो 1,08,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो टैक्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा हमारा? 1,20,000। हमारा 4,80,000 आ गया ये। अब यहाँ देखो क्या लिखा, टैक्स अकाउंटिंग का 1,20,000 है और इनकम टैक्स का 12 है। अगर मैट के हिसाब से देखें तो 3.5 लाख का 7.5%, 26,250 है। टैक्स एक्सपेंस होता है करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। टैक्स एक्सपेंस कितना है? 1,20,000, हमें पता ही है। और करंट ईयर का टैक्स 12 है, तो डिफर्ड टैक्स कितना निकल के आएगा? 1,08,000। ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स पीएनएल में कितना आएगा? अब वो एक बात अलग है कि हमें क्या करना पड़ेगा। इस जो है इनकम टैक्स में एक्चुअल में हमें कितना देना पड़ेगा? 26,250 ना, क्योंकि इनकम टैक्स वाले 12,000 में तो मानेंगे नहीं। AS22 में ही तो हम 12 मान रहे हैं, लेकिन करंट टैक्स है कितना? 26,250। तो इसमें से 12,000 रुपए का तो हमारा नॉर्मल है और बाकी का 14,250 रुपए का नॉर्मल से ज्यादा है, जो हमारा मैट की कैलकुलेशन के लिए चलेगा। क्यों? मैट की कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था, इस साल हमने 14,250 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अगले साल मान लिया मैट के हिसाब से टैक्स आ रहा है 20,000 और हमारा करंट टैक्स आ रहा है 40,000, तो हम अगले साल 40,000 नहीं देंगे, उसमें से 14,250 रुपए काट लेंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा दिया था। तो वो हिसाब अलग चलता है ना। तो लेकिन AS22 के लिए डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें मैट को कंसीडर नहीं। क्लियर? तो सेम वैसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जैसा हमारा एग्जाम्पल था अभी वैसा ही है बिल्कुल। तो इसे देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रॉफिट है 5 लाख और इनकम टैक्स के हिसाब से है 50,000। तो करंट टैक्स नॉर्मल तरीके से देखें तो 30% का मतलब 15,000 आ रहा है ना। लेकिन हमें चाहिए 1,50,000। तो 1,35,000 रुपए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो टैक्स एक्सपेंस कितना होगा हमारा इस साल का? करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15,000 प्लस 1,35,000, 1,50,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है। और अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L। P&L के डेबिट में क्या आएगा? करंट टैक्स कितना? 15,000 प्लस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,35,000 प्लस एक्सेस ऑफ मेट ओवर करंट टैक्स। मेट कितना बैठ रहा था हमारा? 4.5 लाख का 7.5%, कितना?
33 और ये 15,000 से कितना ज्यादा है 18,750 18,750 ये देना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट हमारा पीएनएल में कितना जाएगा 150 प्लस 1870 168 ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जिसमें बेसिकली हमारे को 2-3 टाइप के क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे है ना। तो आपको इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है इसके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन वो फाइनल में आएगा। अभी हमारे लिए इंट्रोडक्शन ही है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का।